नमस्कार बच्चों, फिर से एक बार आपका स्वागत है एग्जाम्पल पर। हम हैं कलम से क्रांति। बच्चों आज हम बात करेंगे जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उन्हीं से आगे की बात करेंगे और आपके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है, दिस इज व्हाट ईडियम एंड फ्रेज। यहाँ पर हमारे पास 21 नंबर 20 हम कर चुके थे, ये हमारे पास 21वां क्वेश्चन है। कॉक एंड बुल स्टोरी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका आपको आंसर मुझे देना है। दिस इज द क्वेश्चन। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है शेयर और लाइक करते रहिए ताकि सभी बच्चे से जुड़ जाए। तो अ कॉक एंड बुल स्टोरी, आपके पास जो अगला क्वेश्चन है इसका ध्यान से देखकर मुझे आंसर बताइए। एन इंपॉर्टेंट स्टोरी, एन इमेजिनरी स्टोरी, अ लॉन्ग स्टोरी, अ शॉर्ट स्टोरी। अ लॉन्ग नहीं, वो लॉन्ग है, LONG, ठीक है। तो लॉन्ग स्टोरी है, लॉन्ग स्टोरी नहीं है, दिस इज एक्चुअली लॉन्ग। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। अ लॉन्ग स्टोरी। तो बच्चों जरा मुझे एक बार इसका आंसर बताइए क्या होगा, ताकि मैं आपको अगला क्वेश्चन करा सकूं। आराम से करके मुझे बताइए, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है, भागम भाग नहीं करनी। आराम से आंसर दीजिए ताकि आप इसे बेहतर तरीके से कर सके। चलिए, तो कॉक एंड बुल स्टोरी एक ऐसी स्टोरी होती है जो इमेजिनरी होती है। तो एन इमेजिनरी स्टोरी, कई बार एग्जामिनेशन में आया है कॉक एंड बुल स्टोरी का, एन इमेजिनरी स्टोरी, ठीक है। चलिए आगे, अगला है ब्लैक ऑक्स। दिस इज ब्लैक ऑक्स, वेरी गुड क्वेश्चन। ब्लैक ऑक्स, काला बैल। कहते ना तुम पूरे बैल आदमी हो, तो जब बोलते ना काला बैल, तो उसका भी कुछ अर्थ इसी तरीके से जाता है। आप इसका आंसर मुझे सोचकर बताइए क्या हो सकता है। चलिए देखें इसका आंसर क्या होता है। कॉक एंड बुल स्टोरी के बाद हम ब्लैक ऑक्स को पढ़ रहे हैं। ब्लैक ऑक्स का मतलब होता है भाग्य बेहद खराब है, यानी कि मिस फॉर्च्यून, बेहद खराब भाग्य है, मिस फॉर्च्यून। नर्वस तो आपको पता ही है, बहुत ज्यादा बेचैन है किसी काम को लेकर, और इम्पॉसिबल, असंभव है। और अगली का मतलब क्या है, पूरी तरह से बहुत भद्दा। तो आंसर क्या हो गया आपका, मिस फॉर्च्यून, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन आपके, बहुत अच्छे क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, या आपके पेपर में हो सकता है कुछ ना कुछ आपका मिल जाए। ब्रोक अ लैंस विथ, ब्रोक अ लैंस विथ, दिस इज द नेक्स्ट वन। ईडियम फ्रेज, ईडियम फ्रेज ये भी है, तो जरा आंसर बताना। ब्रोक अ लैंस विथ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ब्रोक अ लैंस विथ, just waiting for your answer. Please tell me, broke a lance with, चलिए शुरू करते हैं। ब्रोक अ लैंस भी एक फ्रेज है, और इसका मतलब जो है टू आर्ग्यू अगेंस्ट, के खिलाफ क्या करना, आर्ग्यू करना, क्वेश्चनिंग करना, तर्क करना, इस तरह का आंसर। टू ब्रोक अ लैंस विथ, एक्चुअली ब्रेक अ लैंस है, उसमें हम सेकेंड फॉर्म ले ली, ब्रोक अ लैंस। अगला क्राई वोल्फ, 24th क्वेश्चन, क्राई वोल्फ, वोल्फ नहीं, इट्स वोल्फ। तो बच्चों आंसर करिए, क्राई वोल्फ का मतलब क्या होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अगेन, ये कहानी से जुड़ा हुआ है। अगर तुम्हारा दिमाग काम कर जाए तो तुम जरूर बता दोगे इसका आंसर। क्राई अ वोल्फ, क्राई वोल्फ जो है एक कहानी से जुड़ी हुई बात है। ये आपको याद है जो चरवाहा था उसने क्या किया कि उसने आवाज लगाई कि शेर आया, शेर आया, और शेर आया नहीं था। ऐसा उसने कई बार किया, तो लोगों ने उसको समझा कि तो झूठ बोलता है। एक दिन वाकई में शेर आ गया, और पता पड़ा फिर क्या हुआ, वो चरवाहे की सारी भेड़ों को या बकरियों को खा गया। तो कहने का मतलब ये है, टू रेज अ फॉल्स अलार्म, झूठी बात, हल्ला मचाना, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ब्रोक रीड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ब्रोक रीड, वेटिंग फॉर योर आंसर। स्टिफनेस का मतलब कड़ापन होता है, टू ब्रेक ट्रस्ट, ट्रस्ट तोड़ना। सपोर्ट दैट फेल, जो फेल हो गया उसको सपोर्ट करना। और ब्रेक पीस, शांति भंग करना।
चलिए, बहुत ही अच्छा फ्रेज है, याद रखिएगा। ये जो ब्रोक रीड है, सपोर्ट दैट फेल्ड, जो फेल हो चुका उसको सपोर्ट करना, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। द बर्गलर ब्रोक इन मिस्टर मेहताज हाउस लास्ट नाइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पार्ट को ठीक करना है। ये पर्टिकुलर पार्ट जो है, ब्रैकेटेड पार्ट है, उसको ठीक करना है। आंसर दीजिए जल्दी से, अच्छा सा आंसर आपका बनना चाहिए। द बर्गलर ब्रोक इन मिस्टर मेहताज हाउस लास्ट नाइट, आंसर मस्ट बी योर्स। आंसर दीजिए जल्दी से। द बर्गलर ब्रोक मिस्टर मेहताज हाउस लास्ट नाइट। देखो, ब्रेक के साथ अगर आप इनटू लगाएंगे तो इसका मतलब होता है क्या? सेंधमारी करना, सेंधमारी करना। ठीक है, सेंधमारी करने का तो समझते हो, कहीं सेंध लगाना, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रेक इनटू। कौन सा वाला? ये ब्रेक थ्रू होता है। ब्रेक थ्रू होता है, अचानक से आपको कोई फायदा हो जाए तो ब्रेक थ्रू, कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी आपको जरूरत थी, तो आंसर क्या? ब्रेक थ्रू। अगला क्वेश्चन, इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट। नो सूनर ही हैड रिटर्न, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देन हिज ग्रैंड पेरेंट्स फेल्ट हैप्पी। जैसे वो घर लौटा, उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है, यानी कि दादा दादी जो है, बहुत खुश हो गए। आंसर करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आप जरूर दे पाएंगे इसका। जल्दी से आंसर करिए ताकि अगले क्वेश्चंस का हम डिस्कशन कर सकें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो नो सूनर के बारे में जान लीजिए बच्चों। नो सूनर, एक बात और बताऊंगा आपको, अगर वाक्य की शुरुआत में हो तो पहले हम क्या रखते हैं? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या रखते हैं? सब्जेक्ट, और फिर क्या रखते हैं? मेन वर्ब, ठीक है। अब इस हिसाब से जो आपका आंसर होना चाहिए था वो, और बाद में फिर हम क्या जोड़ते हैं? उसे देन से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ते हैं उसे? देन से उसे जोड़ते हैं। बात क्लियर हो गई? फिर हम उसे किससे जोड़ते हैं? देन से जोड़ते हैं। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर नो सूनर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और फिर देन। अब यहां देखो, इस हिसाब से, अच्छा यहां पर ज्यादा जो टेंस इस्तेमाल होता है वो पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। लेकिन यहां पर पास्ट परफेक्ट में दिख तो रहे दो, लेकिन इसमें ही हैड तो हेल्पिंग को पहले होती तो ये भी नहीं हो पा रहा, देन तो सही है, और इसमें हेल्पिंग को पहले तो वैन लगा दिया तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन अब एक ही बचा है, वो क्या? कि हम ए फॉर एप्पल रखें। तो नो सूनर डिड ही रिटर्न होम देन हिज ग्रैंड पेरेंट्स फेल्ट हैप्पी, ये इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयशा परचेज द वेरी गुड ऑफ ऑल द स्वीट्स kept in the shop। बहुत सारे सूट्स रखे हुए थे, उसमें से आयशा ने सबसे बेहतरीन पसंद किया। तो बताओ क्या आंसर बनेगा? जल्दी से आंसर दीजिए ताकि हम इसको कर सकें आगे। स्पीड मैंने बहुत सिंपल रखी, स्लो रखी है। कई बार ये शिकायत मिलती है कि सर स्पीड ज़्यादा थी, हमारी बात बन नहीं पाई, तो इस पर ध्यान से देखकर मुझे बताते रहिए।
चलिए देखिए क्या होना चाहिए था इसमें, गौर समझने की कोशिश करिए। आई सब परचेज द वेरी गुड, अभी कभी भी ऑल से कंपैरिजन होगा तो सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश हो रही है, तो द वेरी गुड तो हो नहीं सकता, द मोस्ट गुड भी नहीं होता है, द वेरी बेटर भी नहीं करना, क्योंकि कंपैरिजन एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा है और नो इम्प्रूव, तो इसके लिए तो आंसर क्या बना आपका, द बेस्ट। क्लियर हो गया आंसर, द बेस्ट ऑफ ऑल द स्वीट्स इन द शॉप, जितने स्वीट्स थे उनमें सबसे ज्यादा जो अच्छा था वो उसने खरीदा। 28वां नंबर क्वेश्चन। आओ आते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर शी रीच द स्टेशन। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो देखकर बताएं मुझे। इस तरह के क्वेश्चंस खूब आते हैं एग्जाम में। आराम से आंसर दीजिए, क्योंकि आपके आंसर्स जो हैं वो सही होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, क्या आंसर बनना चाहिए इसका, ध्यान से देखिए। ये वैसा ही है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मेरे घर पहुंचने से पहले लाइट जा चुकी थी, और डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। तो जो पहले वो पास्ट परफेक्ट है, जो बाद में वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसमें देखो पहले कौन सा काम हो रहा, ट्रेन चली गई है उसके स्टेशन पहुंचने से पहले, तो ट्रेन लेफ्ट नहीं होगा बल्कि ट्रेन हैड लेफ्ट, ये आंसर होगा। ये सब गलत हो जाएगा, द ट्रेन हैज लेफ्ट, ये आंसर आपका बन जाएगा। बात क्लियर। चलिए ये टेंसेस मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से, जरूर देखिएगा, ये चीज मैंने आपको टेंसेस के टाइम पर कराई है। इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट अगेन, माय ओपिनियन फॉर दिस फिल्म इज दैट आई विल बाय द ऑस्कर अवार्ड। बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। Just waiting for your answer. चलो शुरू करें। माय ओपिनियन, ओपिनियन के साथ प्रपोजिशन एक ही लगती है, अबाउट। ठीक है, बात क्लियर। तो फिक्स प्रपोजिशन का मामला था ये। अगला क्वेश्चन, अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन, शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, छोटी सी जर्नी जो प्लेजर के लिए की जाती है। शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर। अच्छा आंसर है, जरूर दीजिएगा। चलिए बताइए, अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, हॉलीडे, स्ट्रॉल, एक्सकर्जन, ये सब बहुत ही अच्छे वर्ड हैं और इसमें आपको बहुत कुछ मैं आज आपको सिखाऊंगा भी। चलिए देखो, इसमें एक वर्ड दिया स्ट्रॉल, एक है हॉलीडे, एक है एक्सकर्जन, एक है स्नाइपर। स्नाइपर का मतलब है वन हु शूट्स, जो क्या करता है, शूट करता है, अटैक, गोली वोली चला देता है। एक्सकर्जन का मतलब होता है जो इसका आंसर है, शॉर्ट जर्नी, ये इसका आंसर है। स्ट्रॉल का मतलब होता है अ स्लो रिलैक्स्ड वॉक। ठीक है, और हॉलीडे तो आपको पता ही है। अच्छा, एक और वर्ड होता है इनकर्जन, इसको भी नोट कर लीजिए। द वर्ड इज इनकर्जन, और इनकर्जन का मतलब क्या होता है, अ सडन अटैक। क्या मतलब होता है, अ सडन
अटैक, किसी पर अचानक से आक्रमण कर देना, अ सडन अटैक। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है, सॉरी दिस इज योर आंसर एक्सकर्जन। और इंकर्जन एक वर्ड और भी है तो उसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, रिसीविंग गेस्ट वार्मली, बड़ी जिंदा दिली से स्वागत करते हैं ना, तो बताइए क्या आंसर होगा। रिसीविंग गेस्ट वार्मली, बहुत ही प्यार से किसी का स्वागत करना। चलिए, जब हम गेस्ट्स का स्वागत करने के लिए बड़ा तत्पर रहते हैं ना, बड़े जिंदगी से, उसको हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है। इसी से वर्ड बना हॉस्पिटल, जहां पे आपका स्वागत किया जाएगा, बीमार है तो आपको ठीक किया जाएगा। फ्लैंडरर क्या होता है, वन हु हैज मैनी लव अफेयर्स। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को, बड़े सारे प्रेम संबंध होते हैं उनके, है ना। डॉसिलिटी होता है मीकनेस, बिल्कुल आदेश मानने के लिए तैयार है। ओबीडियंस है ना, जो कहा बहुत तैयार है। ऑबिचुरी का मतलब होता है जब हम कोई मरने के बाद हम उसकी जानकारी देते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ डेथ, इंफॉर्मेशन ऑफ डेथ, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर जो है वो क्या, हॉस्पिटैलिटी इसका आंसर बन जाएगा। बात क्लियर हुई या नहीं। तो ध्यान रखना, इस तरह के वर्ड्स में से कोई भी वर्ड आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, चलिए अगली बात पर। ये लिखित कोई प्रिंटेड होता है ऑबिचुरी, पेपर वगैरह पे जो निकलता है ना वो। साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, बताइए, दिस इज द क्वेश्चन। चलिए, साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, ये आपके सामने क्वेश्चन था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको इसका आंसर देना है। तो द आंसर इज व्हाट, आंसर इज कॉस्मोग्राफी, आंसर इज कॉस्मोग्राफी, दिस इज द आंसर। फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स के जो फंक्शंस होते हैं उनके बॉडी के, उसके बारे में फंक्शंस का अध्ययन करना, वो क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स होता, पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बर्ड्स। और एथनोलॉजी, ह्यूमन रेसेस, ह्यूमन रेसेस, ठीक है।
ओके बच्चों, आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, टेल दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी, कहानियां जो किसी को बेइज्जत करती हैं। बताओ मेरे बच्चों क्या आंसर बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर तो आप दे ही दोगे। इनको झूठी कहानियां कह लो, आप जैसी कह लो। चलिए, टेल दैट ब्रिंग्स रेपुटेशन टू समबडी, आंसर क्या होगा आपका? स्कैंडल। फेलिनी का मतलब ग्रेव ऑफेंस, बहुत भयानक ऑफेंस। ग्रेव ऑफेंस जैसे मर्डर कर देना किसी का, बड़ा जो होता है क्राइम, या ग्रेव ऑफेंस या क्राइम भी कह सकते हैं आप, बिग क्राइम भी कह सकते हैं, मर्डर। पोर्टिको एक स्ट्रक्चर होता है, घरों में एक स्ट्रक्चर होता है जहां पर गाड़ियां वगैरह लगती हैं, है ना। जैसे फ्रंट में दो ऐसे चार खंबे लगे होते, कार नीचे आके रुकती है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली पोर्टिको, ठीक है। और यहां पर आपके पास एक वर्ड था पैंथियन। ये वर्ड जो पैंथियन है वो किसके लिए आता है? फेमस पीपल के लिए। किसके लिए आता है? फेमस पीपल के लिए। बात क्लियर? चलिए, हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, जो बीमारी से वापस लौट रहा है, यानी कि बीमारी से ठीक हो रहा है, उस पर्सन को क्या बोलेंगे आप? 35 नंबर क्वेश्चन। वन इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, विच वन इज योर आंसर? चलो शुरू करें। देखो, अ मैन इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, ही इज कॉल्ड कैनबलिसेंट, दिस इज द आंसर। बोहेमियन जो होता है वो जो नियम कायदे कानून समाज के नहीं मानता। वन हु डजन फॉलो, वन हु डजन फॉलो सोशल नॉर्म्स, जो सामाजिक नियम कायदे कानूनों को नहीं मानता है, ठीक है। अब आपके पास एमरिटस, ये होता है जैसे कि सेवानिवृत्त हो गए ना, उसके बाद भी जो सेवानिवृत्ति के बाद भी जो पद वगैरह बना हुआ है वो इसमें रखे जाते हैं। तो जैसे ये है, इसको कहेंगे सम्मान पूर्वक सेवानिवृत्त, सम्मान पूर्वक सेवानिवृत्त, ठीक है। और इसके बाद डायलेटेंट, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड या सीरियस, किसी विधा वगैरह में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो अब आपका आंसर आपको मिल ही गया है, 35 का आंसर। चलिए अगली बात पर आए। द नेक्स्ट, अब आपको बताना है पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। सो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स में कमीशन, कमेंट्री, कमिटी और कंपटीशन,
विच वन इज द रॉन्ग वन, ये आपको मुझे बताना है। इनकरेक्टली मिस स्पेल्ड वर्ड बताने हैं। तो 4 वर्ड आपके सामने यहां पर हैं। चलिए शुरू करें। तो विच वन, कमीशन तो आपको पता है, कमेंट्री भी सही था, कमीशन भी सही था। कमेटी की स्पेलिंग बिल्कुल गलत थी। तो कमेटी की सही स्पेलिंग क्या होती है? COMMITTEE। तो ये कमेटी का कंपटीशन जो है वो आपको पता ही है। ठीक है, आगे चलें, अपनी अगली बात को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, अगेन ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर यू। मिलीनियम, मिलीनियर और मिलेनेरियन और मैनेजेबल, विच वन इज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड? Please find out. चलो बच्चों ठीक करते हैं। देखो मेरे बच्चों, सही बताऊं तो आपको ये टाइपिंग मिस्टेक है, सारे सही कर दिए उसने। टाइपिस्ट ने जब इसको सही किया तो उसने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, मिलेनियन की स्पेलिंग गलत लिखी थी। जो एग्जाम में पूछी गई थी वो स्पेलिंग ये थी MILLENERIAN, मिलेनेरियन। तो ये स्पेलिंग थी, उसकी जगह ये सही करनी थी। तो आपने अब ठीक कर लेना, मिलेनेरियन। इसका मतलब होता है क्या? रिलेटेड टू 1000 ईयर्स, रिलेटेड टू 1000 ईयर्स। ठीक है, और मिलेनियम ये 1000 ईयर का एक पीरियड होता है, 1000 ईयर्स। ठीक है, मिलेनियर को तो आपको पता है लखपति होता है, ये लखपति। और मैनेजेबल, जो मैनेज किया जा सके। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट, विच वन वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड? तो इस बात को समझिए। पेशेंस, पैंक्रियाज, ओमनिसेंट, अक्यूरेंस, विच वन इज द रॉन्ग वन? बताइए। You must have answer of these questions. चलो शुरू करते हैं। क्या आंसर हो सकता है? पेशेंस बिल्कुल सही था, धैर्य होता है, इसका मतलब धैर्य होता है। पैंक्रियाज बॉडी पार्ट है आपका, इसको हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं, बॉडी पार्ट आपका, खाने पचने में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। ओमनीसेंट की स्पेलिंग जो है वो गलत है, तो ओमनीसेंट की स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, OMNISCIENT, साइंस से बना है। ओमनीसेंट का मतलब इसको सब कुछ पता है, वन हु
नोज ऑल, जो सब कुछ जानता है। और अकरेंस का मतलब क्या होता है? प्रकट होना, प्रकट होना। तो ये सारे वर्ड्स बड़े कीमती थे। ओमनिसेंट आपका जो है वो इनकरेक्टली वर्ड था। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए। ओमनिसेंट, वन हू नोज ऑल, जो सब कुछ पता है उसको, और ये सारे वर्ड्स। ठीक, अगला क्वेश्चन, फिर से आपके सामने एक इनकरेक्टली वर्ड आया है। सो दिस इज द वर्ड, प्लीज फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वन। क्वेश्चंस, क्वेश्चंट, क्वेनाइन और क्वेश्चनियर, विच इज द रॉन्ग वन? प्लीज बताएं मुझे, विच इज द रॉन्ग वन? क्वेश्चंस, चलिए चलो शुरू करें। तो पहला अपने पास था क्वेश्चनियर, अ सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्विनाइन एक तो दवाई होती है, मेडिसिन टाइप की होती है जो यूज में है, मेडिसिन। ठीक है, क्वेश्चंट भाज्य फल कहते हैं, बचा हुआ भाज्य फल, आपने सुना होगा, मैथ्स में आता है। और क्वेश्चंस की स्पेलिंग थी जो गलत थी, QUIESCENCE, क्वेश्चंस होगा ये। ठीक है, क्या होगा? क्वेश्चंस होगा, और इसका मतलब होता है शांत, पीस। ये इसका आंसर बनेगा, शांत है, बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड आपके पास मैलेफिलेंस, सेडमस, सिंड्रोम और विसिट। इसमें भी आपको इनकरेक्टली वर्ड निकालना है। आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए शुरू करें। शुरू करते हैं। सिनोनिमस इसमें गलत था, ध्यान कर लीजिए। सिनोनिमस जो है वो गलत है, इसे पी शुरू में लगना चाहिए था, बस पी लग जाता सही हो जाता। उसका मतलब बैक्टीरिया टाइप का है कुछ, ये बैक्टीरिया के बारे में ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। सिंड्रोम तो आपको पता है एक बीमारी टाइप की होती है। विसिट्यूड का मतलब होता है ये बहुत सारे, विसिट्यूड जो है वो किसको बताता, उलट फेर को बताता है, उलट फेर। ठीक है, और मैलेफिलेंस ये लुभावना, लुभावना
आकर्षक करने वाला, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स थे और इसका आंसर जो था वो सिडिमस था। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। World unity will bring many great dash. Life will become happier and more on account of elimination of fear of war and mental tension. The of machinery will be relieved. The monotonous and hard physical labor. The dash pressure of depression, discontent will be lifted and the whole world will become mass owns home. कहना ये चाह रहा है कि वर्ल्ड की यूनिटी अगर आ जाएगी तो वर्ल्ड हैप्पियर हो जाएगा और डर खत्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, मेंटल टेंशन खत्म हो जाएगी, जो मशीनरी है वो मैन विल बी रिलीव्ड, इंसान आराम करेगा, मोनोटोनस की लाइफ खत्म हो जाएगी, उसको हार्ड फिजिकल लेबर नहीं करना पड़ेगा, डिप्रेशन और ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी और वर्ल्ड जो है बहुत अच्छा और शानदार हो जाएगा। यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं 4 हैं, पहले को आपको भर के देना है। तो वर्ल्ड विल गेट, यहाँ आपका पहला क्वेश्चन जो है वर्ल्ड यूनिटी विल ब्रिंग मैनी ग्रेट, तो क्या आंसर होना चाहिए इसमें? चलिए शुरू करें। द वर्ल्ड यूनिटी विल ब्रिंग मैनी ग्रेट कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंस तो परिणाम होते हैं, पर रिसोर्सेस वगैरह तो कुछ है, फायदे मिलेंगे हमें। तो पहले का आंसर आपको क्या लेना है? एडवांटेजेस, ठीक है। आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वर्ल्ड यूनिटी विल ब्रिंग मैनी ग्रेट एडवांटेजेस, लाइफ विल बिकम हैप्पियर एंड मोर। अब वो एडवांटेज बता रहे हैं, हैप्पियर एंड मोर डैश सिक्योर, सोफिस्टिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, सेंसिबल। इसमें तो जो नहीं होगा यूनिटी से तो अच्छा होगा तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ सकता। सेंसिबल की कोई बात नहीं है, हमारी समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, सोफिस्टिकेटेड सभ्य हो जाएगी लाइफ, हो सकती है सिक्योर भी हो सकती है। लेकिन आंसर क्या देंगे? सिक्योर देंगे। क्यों? लाइफ कैसे हो जाएगी? सुरक्षित हो जाएगी। सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? सुसंस्कृत या सभ्य। अगला क्वेश्चन, अकाउंट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वॉर एंड मेंटल टेंशन विथ दी इंट्रोडक्शन, रिपेयर, इंस्टॉलेशन, एलिमिनेशन, क्या आ जाएगा जिससे हमारा जो लाइफ है बिल्कुल अच्छा हो जाएगा? मशीनरी वैन। तो बच्चों यहां पर रिपेयर तो करना नहीं, इंस्टॉल भी नहीं करनी मशीन का जीवन में शुरुआत, यानी कि आंसर क्या होगा? इंट्रोडक्शन। आंसर क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन। बात क्लियर हो गई? चलिए अगला क्वेश्चन आंसर दीजिए। द इंट्रोडक्शन मशीनरी मैन विल बी रिलीव्ड ऑफ द फीवर, ड्रजरी, पाइटी, ऑर्डर। इसमें से क्या आंसर आना चाहिए आप बताएंगे? चलिए बताइए। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनका आंसर दें तब आप फ्री होंगे। जल्दी से आंसर दें। चलिए शुरू करते हैं। रिलीव्ड ऑफ द डैश मोनोटोनस एंड हार्ड फिजिकल लेबर। अब यहां पर आंसर एक ही बन रहा आपका, क्या? ड्रजरी। इसका मतलब होता है थका हुआ, फटीग्ड, थका हुआ। फटीग्ड, थका हुआ। पाइटी का मतलब पवित्रता से रिलेटेड होता है, पवित्र। और आर्डर का मतलब जो होता है वो होता है जील, उत्साह से भरा हुआ, जील। ठीक है, आंसर आपका ड्रजरी होने से। फ्यूर का मतलब बहुत कम। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन आपका जो है वो भी देख लीजिए। दिस इज द क्वेश्चन, फिजिकल लेबर डैश द डैश प्रेशर ऑफ द डिप्रेशन एंड डिस्कंटेंट विल बी। अब बताओ, अब प्रेशर किसका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिक्रीजिंग या ब्लड या कांस्टेंट? अब ध्यान से, सिंपल सी बात है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यूनिटी की बात नहीं होनी चाहिए थी, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। डिक्रीजिंग, जब डिक्रीज हो रहा तो फिर ये सब कहानी क्यों होती? तो ये भी गलत हो गया। ब्लड का तो कोई प्रेशर की बात ही नहीं, बात हो रहा है वो कि लगातार जो प्रेशर बढ़ा है इंसान के ऊपर वो भी खत्म हो जाएगा।
ठीक है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस थे आपने जो अभी देखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लगातार जुड़े रहिए क्लासेस से, तो आपको नई नई चीजें इसी तरह से आपको मिलती रहेंगी। हम आज की क्लास से अपनी क्लास को यहीं रोकेंगे और अपनी अगली क्लास में, इसमें भी एक पैराग्राफ भी है क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है, लेंथी है, वो आपको इसमें दिक्कत होती है करने में, तो काफ़ी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं अभी उसको यहाँ नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये सब बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इसको आपको होमवर्क के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, इसको करिएगा और आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा ऑफलाइन में कमेंट करके। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। कम से कम 40-50 वर्ड हमने पढ़े होंगे आज की क्लास में जो आपके लिए आगे काम आएंगे। और इसी तरह से अपने कल भी हम यानी अगली क्लास में इसी तरह से कुछ पेपर को उठाएंगे और आपका काम यूं ही चलता रहेगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू।